एपिसोड के स्टार्ट में कांग के पास अपनी फैमिली फोटो और एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, जब लोगों को तुम्हारी फैमिली का सीक्रेट पता चलेगा तो तुम्हें कैसा फील होगा। तो इस मैसेज को देखने के बाद कांग वेकेशन होम जाती है, लेकिन कोई वहां उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। और जब कांग को होश आता है तो उसके हाथ में एक चाकू होता है जिसपे खून लगा हुआ होता है और वहीं साइड में अंशुप की बॉडी पड़ी होती है। तभी वहाँ डॉक्टर नो आ जाती है और कांग को ऐसे देख के पूछती है, आप ठीक हो? तो कांग बोलती है, मैं बेहोश थी और मुझे अंशुप की मौत के बारे में कुछ नहीं पता। तो डॉक्टर नो कांग से पूछती है कि आप यहाँ कैसे आई? तो कांग बता दिए, मुझे एक मैसेज मिला था जिसमें उसने कहा कि वो हमारी फैमिली का सीक्रेट रिवील कर देगी और मुझे लगा कि वो लीसन आए, तो मैं इस मैटर को खुद हैंडल करने के लिए यहाँ आई क्योंकि मैं उससे मिलकर सब कुछ खत्म करना चाहती थी। तो डॉक्टर ने पूछी, आप लीसना से मिली? तो कांग बता दिए, किसी ने मुझ पर अटैक किया और मैं बेहोश हो गई। और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। तो कांग डॉक्टर को बोलती है, मैंने नहीं मारा है। और यहाँ पुलिस दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है और लीसना ये सब कुछ दूर से देख रही होती है। इन्वेस्टिगेशन रूम में डॉक्टर ने पुलिस को जुनहो और दोहुन की फोटो दिखाती है और बताती है कि मुझे मैसेज आया था कि वो मेरे बेटे का सीक्रेट रिवील कर देगी, इसलिए मैं वेकेशन होम आई। तो पुलिस वाला बोलता है, तुमने कहा कि तुम्हें जिसने ये मैसेज भेजा उसका नाम लीसना है, लेकिन जिस फोन से ये मैसेज आया हम उसे ट्रेस नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने बता दी कि उसने मुझे मैसेज के बाद कॉल किया। तो पुलिस वाला बोलता है कि आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो कॉल लीसना ने किया था। और पुलिस वाला पूछता है, जब आप वेकेशन होम पहुंची तो लीसना वहाँ थी और अंशुप मर चुका था और तुम्हारी मदर इन लॉ कांग वहाँ थी? तो डॉक्टर ने हाँ बोलती है। दूसरी तरफ कांग बता देगी, जब मैं वेकेशन होम पहुंची तो किसी ने मुझ पर अटैक करके क्लोरोफॉर्म का यूज करके मुझे बेहोश कर दिया और वहाँ बहुत अंधेरा था, इसलिए मुझे नहीं पता मुझे किसने बेहोश किया। और कांग बोलती है कि मैंने अंशुप को नहीं मारा है। तो पुलिस वाला बोलता है कि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि तुमने उसे नहीं मारा। तो कांग बोलती है कि मैं उस टाइप की इंसान नहीं हूँ। दूसरी तरफ पुलिस वाला डॉक्टर नो से पूछता है, लीसना तुम्हारे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है और अभी तुमने उसके अगेंस्ट कंप्लेन की थी कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन अंशुप की गवाही और सबूतों की कमी की वजह से उसे रिलीज कर दिया गया और ऐसे में आपको अंशुप पर बहुत गुस्सा होगा। तो डॉक्टर ने बोलती है कि मैं अपने गुस्से की वजह से किसी को नहीं मारूंगी। तो पुलिस वाला बोलता है, लेकिन आपके और कांग दोनों के पास अंशुप का मर्डर करने का मोटिव है और ऐसे में आप हमारा साथ दे सकती हो। दूसरी तरफ कांग बताती है कि डॉक्टर ने मेरे होश में आने के बाद वहाँ आई और डॉक्टर ने ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो पुलिस वाला पूछता है कि आप एडमिट करती हो कि आप क्राइम सीन पे अकेली थी? दूसरी तरफ डॉक्टर ने बोलती है कि कांग ऐसा नहीं कर सकती और ये एक ट्रैप है और लीसना हमें फ्रेम करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस जेजिन से पूछती है कि तुम लीसना के टच में हो, क्योंकि तुम्हारी वाइफ और मदर दोनों लीसना पर पॉइंट कर रही हैं। तो जेजिन मना करता है और पूछता है, अगर लीसना पकड़ी गई तो ये इनोसेंट प्रूफ हो जाएंगे? तो पुलिस वाला मना करता है और बोलता है, जब तक वो खुद एडमिट नहीं करेगी तब तक ये प्रूफ करना मुश्किल है। और बताते हैं, अभी तुम्हारी मॉम और वाइफ के पास अंशुप का मर्डर करने का क्लियर मोटिव है। तो जेजिन बोलता है, मेरी मॉम और वाइफ किसी को नहीं मार सकती। तो पुलिस वाला बोलता है कि क्राइम सीन कभी झूठ नहीं बोलता और अगर वो लोग इनोसेंट है तो इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हो जाएगा। उसी तरफ डॉक्टर नो और कांग को अलग अलग सेल में बंद कर दिया जाता है और नेक्स्ट डे पुलिस डॉक्टर नो को फ्री कर देती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी कार रख लेती है और बताती है कि आप इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद अपनी कार ले जा सकते हो। फिर लॉयर डॉक्टर नो को बताते हैं कि आपको फ्री कर दिया गया है क्योंकि कांग ने कहा कि वो क्राइम सीन पर अकेली थी। और बताते हैं, वेपन पर जो फिंगरप्रिंट मिले, क्राइम सीन पर जो डीएनए मिला वो कांग से मैच करता है, इसलिए पुलिस उन्हें प्राइम सस्पेक्ट के रूप में देख रही है। लेकिन अगर ऑटोप्सी में ये पता चला कि विक्टिम की मौत चाकू से हुई है तो कांग को बचाना इजी नहीं होगा। इसके बाद डॉक्टर ने कांग को बोलते कि लीसना ने मुझे टारगेट करने के लिए प्लान किया होगा, लेकिन मेरी वजह से आप फंस गई। तो कांग बोलती है, अगर उसका प्लान बिगड़ गया तो अच्छा है, क्योंकि अगर सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से होता तो गेम ओवर हो जाता। और बताती है कि जिसने वेकेशन होम पे मुझ पर अटैक किया वो एक आदमी था, वो लंबा था और जब मैंने अपने बचाव में उस पर अटैक किया तब मैंने उसकी आवाज सुनी थी और मैं श्योर हूँ कि वो एक आदमी था। तो डॉक्टर ने बोलती है कि इस बार लीसना को कौन असिस्ट कर रहा होगा। बाहर डॉक्टर नो और जेजिन को रिपोर्टर घेर लेते और सवाल करने रखते हैं। तो डॉक्टर नो बोलते है कि कांग खूनी नहीं है और जल्दी सच सामने आ जाएगा और फिर जेजिन और डॉक्टर नो वहाँ से चले जाते हैं। उसी तरफ लीसना भी अंशुप के मर्डर की न्यूज देखती है और फिर किसी को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। और यहाँ संजय पार्क को कांग के अरेस्ट होने की बात बताता है, सुन के पार्क बहुत शॉक हो जाता है। और यहाँ जेजिन डॉक्टर नो से घुटनों के बल बैठ के माफी मांगता है और बोलता है कि ये सब मेरा फॉल्ट है और मैं मरना डिजर्व करता हूँ क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तो डॉक्टर नो जेजिन को बोलते है कि पहले हमें लीसना को पकड़ना होगा और अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो होश में आओ और तुम्हें अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। तो जेजिन बोलते हैं, मैं वो सब करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। दूसरी तरफ यंगमिन और जेजिन की बुआ को भी इस बारे में पता चल जाता है, तो वो घर आ जाते हैं और वहाँ पार्क कांग से मिलने जाता है और बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पता लगाऊंगा कि ये किसने किया और फिर मैं तुम पे से सभी चार्ज हटवा दूंगा। फिर कांग पार्क से पूछते है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों करते हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये मैंने किया है। तो पार्क बोलते हैं, क्योंकि तुम खुद को डिफेंड करने के लिए सबको ऐसा दिखाती हो। दूसरी तरफ यंगमिन पूछता है, क्या ये सच है कि कांग एक मर्डर सस्पेक्ट है? और जेजिन की बुआ बोलते है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो अपने गुस्से के चलते किसी
किसी को मार दे। तो डॉक्टर नो बोलती है कि उन्होंने मर्डर नहीं किया बल्कि किसी ने उन्हें पर्पसली फ्रेम किया है। तो दोहुन पूछता है किसने फ्रेम किया, तो डॉक्टर नो बताती है लीसना ने। और डॉक्टर नो बोलती है कि इस टाइम पे हमें एक दूसरे पे बिलीव करना चाहिए। और तभी इनके घर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आ जाती है और फिर पुलिस जेजिन की बुआ यंगमिन और हाउसकीपर संजय से पूछताछ करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये लोग सिर्फ बकवास करते हैं और इनसे पुलिस को कुछ इम्पोर्टेंट पता नहीं चलता। इसके बाद डॉक्टर नो हाउसकीपर संजय को छुट्टी पर भेज देती है और बोलती है इसे पेड वेकेशन समझो और रेस्ट करो। तो संजय बोलती है कि आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकती हो। वे मोन्तिया डॉक्टर नो के घर पे आता है और पूछता है आप ठीक हो, क्योंकि पहले दोहुन और अब कांग। तो डॉक्टर नो यंगमिन को बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें दोहुन के बारे में पता था और तुम्हें इस बारे में मुझे बताना चाहिए था। मोन्तिया बोलता है कि आप जानती हो कि इस टॉपिक पर बात करना कितना डिफिकल्ट है। फिर डॉक्टर नो मोन्तिया को दोहुन के ट्यूशन के लिए मना कर देती है, लेकिन मोन्तिया डॉक्टर नो को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर नो नहीं मानती और मोन्तिया को जाने के लिए बोल देती है। बाहर मोन्तिया पुलिस वालों से बात करता है और उन्हें बताते है कि मैं यहाँ दोहुन को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो पुलिस बोलती है कि तुम इस फैमिली के बारे में भी जानते होंगे। पूछती है कि तुमने रिसेंटली यहाँ कुछ अजीब देखा। तो मोन्तिया बताता है कि कुछ दिन पहले डॉक्टर ओजिन कांग के रूम से रोती हुई निकली थी। तो वो कोई बच्ची नहीं है, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि कांग ने डॉक्टर ओजिन को ऐसा क्या कहा कि वो रो गई। इसके बाद पुलिस डॉक्टर ओजिन से पूछताछ करती है तो पुलिस बताती है कांग बहुत स्कैरी और मर्डर के लिए केपेबल है। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। तो पुलिस वाला बोलते हैं कि उन्होंने तुम्हें रिस्पॉन्स किया और तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च उठाया। तो डॉक्टर ओजिन बताती है कि उन्होंने मुझे मेडिकल स्कूल इसलिए भेजा ताकि वो अपने बेटे जेजिन को डॉक्टर बना सके और मैं जेजिन के बदले उसकी सर्जरी कर सकूं। और बताती है जब उनके लिए जेजिन की बात आती है तो वो किसी को मार भी सकती है। दूसरी तरफ जेजिन डॉक्टर नो को बताता है कि मोन्तिया ने दोहुन को कहा अगर वो अपनी सच्चाई हमें बताएगा तो हम उसे नहीं समझेंगे, उसे चुप करा देंगे। जब मैंने इस बारे में मोन्तिया से बात की तो वो मुझ पर गुस्सा हो गया और उसने मुझे धक्का दे दिया और बोलता है अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा है तो मैं उसे कभी घर नहीं लाता। और बताता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि वो मेरे सीनियर का बेटा है। तो डॉक्टर नो पूछते है कि वो कौन है। जेजिन बताते है कि मैं एक साइकोलॉजी काउंसलिंग लेता हूँ और मैं वहाँ मोन्तिया से पहली बार मिला और तब मुझे लगा कि वो मेरे जैसा है, क्योंकि मैंने उसके फेस पे वही घबराहट देखी जो मेरे फेस पर थी। लेकिन अब जब मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरे सारे सीक्रेट जानता था। तो डॉक्टर नो पूछते कि तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें इंटेंशनली अप्रोच किया। तो जेजिन हाँ बोलता है और यहाँ डॉक्टर नो को कांग की बात याद आती है कि जिसने उन पे अटैक किया वो उनसे लंबा था। इसके बाद डॉक्टर नो जेजिन को मोन्तिया के बारे में पता करने के लिए बोलती है। उसी तरफ कांग को जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। डॉक्टर नो वहाँ कांग से मिलने जाती है और बोलती है कि मैं जल्दी आपकी बेल करा दूंगी। दूसरी तरफ पार्क वेकेशन होम जाता है और वहाँ लोगों से पूछताछ करता है कि आपने वेकेशन होम के अंदर बाहर आते जाते किसी को देखा। तो एक आदमी बताता है कि किसी ने एक यंग मैन को वहाँ देखा था। दूसरी तरफ यंगमिन और जेजिन साइकोलॉजी काउंसलिंग सेंटर जाते हैं क्योंकि मोन्तिया ने बताया था कि वो वहाँ वॉलंटियर करता है। यहाँ जेजिन यंगमिन और संजय को अंदर भेजता है। अंदर यंगमिन असली मोन्तिया को देखता है और ये वो मोन्तिया नहीं होता जो डॉक्टर नो के घर में मोन्तिया बन के आता जाता है। और फिर जेजिन डॉक्टर नो को बताते कि जिसे हम मोन्तिया समझते वो मोन्तिया नहीं है। डॉक्टर नो बोलती है कि ये अजीब है क्योंकि उन दोनों ने तुम्हें एक ही मेथड से अप्रोच किया। और बोलती है कि लीसना ने मेरी काउंसलिंग को गलत समझ लिया। तो बोलती है कि मैं चेक करती हूँ कोई इससे सिमिलर मेरा पास्ट पेशेंट है क्या। तो जेजिन पूछता है कि मोन्तिया और लीसना जुड़े हो सकते हैं। तो डॉक्टर नो बोलती है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि वो लोग किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो बोलता है कि मैं इस बारे में पता करता हूँ। फिर यंगमिन पूछता है कि इसका मतलब दोहुन की प्राइवेट ट्यूशन भी लीसना के प्लान का पार्ट थी। तो जेजिन बोलता है ये पक्का नहीं है क्योंकि हम नहीं जानते कि वो लोग एक दूसरे को जानते हैं या नहीं, इसलिए अभी यहाँ से चलो। दूसरी तरफ मैनेजर डॉक्टर नो को बताती है कि हमें पास्ट केस में लीसना के बारे में कुछ नहीं मिला। तो डॉक्टर नो बताती है कि मैं एक लड़के को ढूंढ रही हूँ। डॉक्टर नो बोलती है अगर उन्होंने हमें सेम तरीके से अप्रोच किया है तो वो लोग सेम एनवायरनमेंट के पेशेंट होंगे। उसे भी उसकी फैमिली, पेरेंट्स और सिबलिंग ने रिजेक्ट किया होगा। यहाँ डॉक्टर नो को एक पेशेंट ओजीवा का केस मिलता है। यहाँ फैमिली में फादर मदर के साथ वायलेंस करता था और यहाँ डॉक्टर नो मदर को रिलेशन खत्म करने के लिए बोलती है। तो बोलती है अगर पेरेंट चेंज नहीं होंगे तो बच्चे भी कभी चेंज नहीं होंगे। और ये सुन के ओजीवा डॉक्टर नो को बड़े अजीब तरीके से देखता है और फिर डॉक्टर नो मैनेजर को ओजीवा के बारे में पता लगाने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ पार्क लोगों के बताए अनुसार उस आदमी की ड्राइंग बताता है जिसे वेकेशन होम के पास देखा गया था। दूसरी तरफ जेजिन यंगमिन और संजय के साथ उस ऑर्फनेज आता है जहाँ लीसना वॉलंटियर करती है और वहाँ जेजिन सिस्टर को बताते है कि एक बार मैं यहाँ लीसना के साथ आया था। और फिर जेजिन सिस्टर से लीसना के बारे में पूछता है और सिस्टर बताती है वो यहाँ कुछ दिन रुक के कल यहाँ से चली गई। और दूसरी तरफ यंगमिन बच्चों को लीसना की फोटो दिखा के पूछता है कि अच्छी है। तो बच्चे हाँ बोलते हैं और बोलते हैं कि हम इनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो एक बच्चा बोलता है कि मुझे थॉमस अंकल ज्यादा पसंद है। तो यंगमिन पूछता है कि वो कौन है। तो बच्चा यंगमिन को थॉमस की फोटो दिखाता है और वो फेक मोन्तिया होता है। तो यंगमिन वो फोटो जेजिन को दिखाता है। तो जेजिन सिस्टर से पूछता है कि ये कौन है। तो सिस्टर बताती है कि थॉमस है और ये भी यहीं बड़ा हुआ है। तो जेजिन सिस्टर से थॉमस का असली नाम पूछता है। फिर डॉक्टर नो को फोन करके बताता है कि फेक मोन्तिया और लीसना मिले हुए हैं और बताता है कि मोन्तिया का रियल नेम ओतेवा है। यहाँ डॉक्टर नो को याद आता है
है कि उसके कहने पे ओजियून की मॉम ने घर छोड़ दिया था। ओतेवा ओजियून का जुड़वा भाई है और अब से हम यहाँ मोन्तेहा को ओतेवा बुलाएंगे। तभी पार्क डॉक्टर नो को ओतेवा का स्केच भेजता है और बताता है कि इसे वेकेशन होम के आसपास देखा गया है। तब सिस्टर लिसना को बताते है कि यहाँ कोई तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा था और वो थॉमस को भी जानता है। तब लिसना ओतेवा से पूछे कैसा फील होता है जब चीजें तुम्हारे हिसाब से होती हैं। तो ओतेवा बोलते हैं इसमें बहुत मजा है और बोलता है कि डॉक्टर नो को भी फैमिली टूटने का पेन फील करना चाहिए। और लिसना बोलते है कि तुम्हें कहीं छिप जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे प्लान के हिसाब से कांग पर मर्डर का आरोप लगा है। तो ओतेवा बोलता है कि डॉक्टर नो कभी नहीं सोच पाएंगे कि वो मैं था, वो पक्का ये सोचेंगे कि ये तुमने किया। लिसना पूछते है तुम आजकल अपना दिमाग ज्यादा नहीं चला रहे? बोलती है मेरे बिना कभी तुम बदला लेने का सपना भी नहीं देखते। अब हमें एंड तक पहुंचना है। और दिखाते है कि लिसना ओतेवा के पास जाती है और बोलती है कि तुम अपना रिवेंज बस उसे घूर कर लोगे। बोलती है अगर तुम्हें अपना रिवेंज चाहिए तो तुम्हें न्यू लाइफ की जरूरत होगी। फिर लिसना ओतेवा को एक न्यू घर में लाती है और उसका पहनावा भी चेंज कर देती है। और ओतेवा लिसना से पूछता है कि चीजें वैसे ही काम करेंगी जैसा हम चाहेंगे कि डॉक्टर नो और कांग बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर लिसना ओतेवा को टैबलेट देती है जिसमें डॉक्टर नो के घर के कैमरे का एक्सेस होता है। के बाद ओतेवा ओंगसेओंग के लिए एक टिकट लेता है। ऐसे ही वो बस में चढ़ता है तो उसके पास दोहुन का मैसेज आता है जो बोलता है कि तुम सही थे मॉम, मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, इसलिए यहाँ आकर मुझे बचा लो। ये मैसेज देख के ओतेवा बस से उतर जाता है और दोहुन को कॉल करता है। दिखाते है कि ये मैसेज दोहुन से डॉक्टर नो ने कराया होता है। यहाँ डॉक्टर नो दोहुन को फोन रिसीव करने से मना करती है। यंगमिन दोहुन को बोलते है कि तुम इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। फिर डॉक्टर नो बोलती है कि यंगमिन सही बोल रहा है। बोलती है कि ओतेवा को लगता है कि उसने तुम्हें मैनिपुलेट किया है तो इसलिए उसकी क्यूरियोसिटी उसे यहाँ जरूर लाएगी, तो इसलिए हमें वेट करना चाहिए। तब यंगबियोंग पुलिस स्टेशन में किसी का कॉल आता है। वेकेशन होम मर्डर केस के रियल कल्प्रिट के बारे में बताता है। फिर पुलिस बताई गई लोकेशन के लिए निकल जाती है। उसी तब लिसना क्लीनिंग का सामान लेके एक घर को साफ करती है। फिर वहाँ मर्डर से रिलेटेड सामान भी रख देती है। उसी तब पुलिस भी बताई गई लोकेशन पर पहुँच जाती है। यहाँ ओतेवा भी डॉक्टर नो के घर आ जाता है तो डॉक्टर नो ओतेवा को देख के बोलती है कि तुम यंगजू ऑर्फनेज से हो, मोन्तेहा होने का नाटक कर रहे थे, ओजियून के जुड़वा भाई ओतेवा हो। डॉक्टर नो ओतेवा से पूछते है कि तुम लिसना को कैसे जानते हो। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।